नमस्कार, मैं हूं अनिलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। गूगल के जमाने में भी जहां हर सवाल का जवाब मौजूद है, कुछ बातें समझना बहुत मुश्किल है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया से टीवी तक गायों की रक्षा के लिए खूब बहस हुई। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के बाद नेता और दल मोदी जी के 56 इंच वाले सीने से ज्यादा चौड़ा सीना लेकर घूम रहे हैं। सही भी है, लोगों की भावना की कद्र होनी चाहिए। हालांकि ये भी रिस्की मामला है, पर फिर भी इस पर बहस की गुंजाइश है। फिलहाल जो नेता या दल गाय की रक्षा को लेकर जज्बाती हो रहे हैं, उनसे सवाल यह है कि क्या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी उनमें वही जोश और देशभक्ति टाइप की भावना है, या महिलाओं की सुरक्षा हमारे देश में सरकारी परियोजनाओं की तरह है जहां वादों की गुंजाइश तो है पर गारंटी नहीं है। समझ नहीं आ रहा है कि झारखंड के सीएम जो 24 घंटे पहले मीडिया से ये कह रहे थे कि ये सरकार कानून को इंप्लीमेंट करने वाली सरकार है, वही सीएम किसी की असमत के मामले में, असमत लुट जाने के मामले में चुप क्यों हैं? क्या यह भी एक वजह है कि गौ माता की जय करने से सुर्खियां होंगी, पर किसी एक परिवार की, एक महिला की जय का रास्ता ढूंढने से ब्रेकिंग न्यूज के संसार में आपको जगह नहीं मिलेगी? गौ रक्षा के लिए हाथों में तख्ती लेकर नारे लगाने वाले कार्यकर्ता आज कहां हैं? क्यों किसी का कलेजा नहीं पसीज रहा है? जो छाती पीट रहे थे, लड़की की असमत के मामले में पीठ दिखाकर गायब हो चुके हैं। दरअसल पूरा मामला ही सुर्खियों का है। केजरीवाल को जब तक मीडिया ने सराहा, मीडिया ठीक, जैसे ही उन पर सवाल उठे, मीडिया पर आरोप शुरू। मोदी जी का भी यही हाल रहा। हर चैनल पर हर रूप में मौजूद रहने वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार के स्वरूप पर जब सवाल खड़े हुए, तो मोदी जी भी केजरीवालों के विचारों से आजकल सहमत नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार के दौरान दाऊद को पाकिस्तान में बताने वाली बीजेपी अब कह रही है कि दाऊद का पता फिलहाल किसी के पास नहीं है। यानी दाऊद के मामले में विपक्ष में रहकर सुर्खियों की दुनिया खत्म हो चुकी है। इसलिए आप घर पर रखकर संतोष रखिए। सच में सुर्खियां नहीं होती, इसलिए इसे भाग लेना ही मुनासिब है। तो ऐसे ही सच से भागती कुछ खबरों का आज करेंगे डीएनए टेस्ट। डीएनए की शुरुआत एक ऐसी खबर से जो आने वाले चुनाव से संबंधित एक संकेत दे रही है। बिहार की बात कर रहे हैं। आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि इस देश में या हमारे देश में मुसलमानों के नाम पर राजनीति खूब हुई और हर दल खुद को अल्पसंख्यकों का मसीहा बताता रहा। पर पहली बार देखिए, तमाम दल के अंदर से ही असुरक्षा की आवाज उठ रही है। बहुत ही दिलचस्प है, रिपोर्ट दिखा रहे हैं। जो सरकारें बनी, चाहे वो राज्य सरकार बनी या केंद्र में सरकार बनी, उसने हमारे समस्याओं को अनदेखी किया और हमारे वोट को भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का भय दिखा करके वोट लेने का काम किया। और हमारे बीच के भी कुछ लोग ऐसे पैदा हुए, मतलब मुसलमानों में, जो जज्बाती नारा देकर हमारा शोषण किया, आम मुसलमानों का शोषण किया। यूं तो अब्दुल गफूर जो कह रहे हैं उसमें नया कुछ भी नहीं है। पिछले 65 साल से देश की राजनीति जितनी मुद्दों के पास रही, उतनी ही धर्मनिरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता के बहस के बीच भी रही। पर इस बार मामला थोड़ा अलग है। अब्दुल गफूर जिस आरजेडी से नाता रखते हैं, उसकी राजनीतिक लड़ाई ही इसी बिसात पर बिछी हुई है। यानी जिस पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ समाज को बांटने का आरोप लगाया, उस पार्टी से जुड़ने की बुनियाद पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि मुसलमानों का किसी दल पर भरोसे की एक ऐसी खोज है जो अभी भी जारी है? मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय पहले ये बना हुआ था कि हम जो कारोबार कर रहे हैं, यह कारोबार मेरा फलेगा फूलेगा या नहीं, या सुरक्षित रहेगा या नहीं, हमारे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं वो सुरक्षित वापस आएंगे या नहीं आएंगे। दरअसल ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में चुनाव की तैयारी हर दल कर रहा है और बीजेपी विरोध का एक नुस्खा ये भी रहा कि सामाजिक सौहार्द को मुद्दा बनाया जाए। ध्यान दीजिए, तो पहली बार नीतीश कुमार ने ही इसे बीजेपी के खिलाफ प्रभावशाली मुद्दा बनाने का प्रयास किया और खारिज भी हुए। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये बयान राजनीतिक तौर पर अपनी पकड़ बनाने के लिए है, या एक ऐसा सवाल है जिसके आईने में कोई भी दल झांके तो तस्वीर अच्छी नहीं दिखती? कि समाज के सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोगों को सुरक्षा प्रदान हो, उन्हें समान अवसर मिले और उन्हें साथ लेकर चले। तो वो पार्टी कांग्रेस है। यह भारतीय जनता पार्टी है जो विद्वेष फैलाती है और ऐसा वातावरण बना देती है जिससे कटुता का माहौल और विद्वेष फैलता है। मुसलमानों के मन में भय भरने का बहुत बड़ा कारण है कि ये डबल एज सोर्ड है, दो धारी तलवार है ये। क्योंकि मुसलमानों के मन में जितना खौफ भरेंगे और मुसलमान जितना सड़क पे निकलेंगे, उनको देख के हिंदू और उद्वेलित हो जाएंगे। ये तो सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत राजनीतिक दल ये काम करते हैं। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है और कांग्रेस की नई साथी जेडीयू
बीजेपी पर ही सवाल खड़े कर रही है। पर सवाल आरोप के दायरे से बाहर उस दायरे को लेकर है जिसमें मुसलमानों को हमेशा रखा जाता रहा, क्योंकि इतिहास बताता है कि अल्पसंख्यकों के लिए हुई घोषणाओं का कभी भी 15% से ज्यादा पूरा हुआ नहीं। और बिहार में नीतीश कुमार से पसमानदा समाज की नाराजगी भी खुलकर दिखी। तो क्या ये मान लिया जाए कि बिहार में दलों को भी इस बात का एहसास है कि सिर्फ घोषणाओं से काम नहीं चलेगा? हम बार बार कहते रहे, पहले से कहते रहे, जब चुनाव मैदान में हम आए थे तब भी हमने आगाह किया था कि हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हम जनता की राजनीति करते हैं। हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अल्पसंख्यकों के एक हाथ में लैपटॉप होगा और एक हाथ में कुरान होगा। तो हम ठगने का प्रयास नहीं करते हैं, जो ठगते हैं वो जाने, हम नहीं ठगते, इसका पूरा दावा हम करते हैं। तमाम आरोप के बीच सच्चाई ये है कि मुसलमानों के नाम पर राजनीति खूब हुई। पर हाल के ये बयान क्या ये इशारा कर रहे हैं कि बिहार के चुनाव में एक बदला हुआ मिजाज राजनीति पर भारी पड़ सकता है? आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। आश्चर्य यह है कि जिनकी बातें आप सुन रहे थे वो किसी न किसी तरीके से सत्ता से जुड़े रहे। इनका अपना प्रभाव रहा है, कोई आम आदमी नहीं है, बड़े लोग हैं। अगर ये भी मानते हैं कि अल्पसंख्यकों के मामले में राजनीति हो रही है तो सवाल है कि इस बार क्या कुछ बदल जाएगा? क्योंकि बदलाव के नारे जरूर दिए गए, पर सरकार के कार्यक्रम नारों के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली तख्तियों की तरह किसी कोने में रख दिए गए। जो जारी है वो केवल बयानों का सिलसिला है। रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, अल्पसंख्यक चर्चा में जरूर रहते हैं। सियासी पार्टियों के बीच खुद को अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने की होड़ मची रहती है। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए तरह तरह की घोषणाएं की जाती हैं। अब देखिए, यूपीए सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों को 15% आरक्षण देने की बहुत कोशिशें की, लेकिन संवैधानिक रोड़े के चलते वो किसी मुकाम पर नहीं पहुंच पाए। हालांकि कई राज्य सरकारों ने पिछड़े वर्ग के कोटे में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया हुआ है। केरल में 12, पश्चिम बंगाल में 10, तमिलनाडु में 3.5, कर्नाटक में 4, बिहार में 3% आरक्षण का लाभ मुसलमानों को दिया जा रहा है। यही नहीं, मुसलमानों के कल्याण के लिए देश में कई योजनाएं भी चल रही हैं, फिर भी उनके हालात में सुधार नहीं हो रहे। इसके पीछे मुस्लिम नेताओं का क्या तर्क है, सुनिए। जो सत्ता में, जो राजनीति में, जो एमपी हैं, जो एमएलए हैं, वो सारे लोग जिम्मेदार हैं। जो अफसरान हैं जिनको उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो सारे लोग जिम्मेदार हैं। सवाल गंभीर है, क्योंकि वर्षों तक सत्ता सुख भोग चुकी या वर्तमान में सत्ता सुख भोग रही पार्टियां ये मानने को तैयार नहीं है कि योजनाएं ठीक से लागू नहीं हुई तो गलती उनकी है। हालांकि राजनीति के जानकार और गांधीवादी विचारक रजी अहमद की राय सियासी पार्टी के नेताओं से अलग है। मुसलमानों की अक्सरियत, जो मेजॉरिटी मुसलमान है, वो तो कांग्रेस के साथ थे। जितने बड़े लीडर थे वो सबके सब कांग्रेस के साथ थे। इसलिए वो हिस्ट्री का गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से इनको जो है ब्लैकमेल किया गया। और दूसरी तरफ वो ब्लैकमेल का दूसरा पहलू भी है, जो लेफ्ट पार्टी या जिसको कि प्रोग्रेसिव पार्टी ने भी एक भूत दिखलाया कि ये आ जाएंगे तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। अंततः ये देखिएगा, हिंदुस्तानियों का एक बड़ा हिस्सा जो मुसलमान है, जो क्रिश्चियन है, जो सिख है, वो हिंदुस्तान की आज़ादी की नेमतों से वंचित होता चला जा रहा है। खुद को अल्पसंख्यकों का हितैषी होने का दावा करने वाली कांग्रेस और जेडीयू से जब अल्पसंख्यकों के बदतर हालात के बारे में पूछा गया तो उनके पास भी कोई पुख्ता जवाब नहीं था, सिवाय आरोप प्रत्यारोप के। तक सच्चर कमीशन का सवाल है, उसकी सिफारिशों का, यह कहना बिल्कुल गलत है कि हमने उसकी सिफारिशों को लागू नहीं किया। अगर हमने सिफारिशों को लागू नहीं किया तो अल्पसंख्यक कल्याण के इतने सारे कार्यक्रम और उसके लिए इतने सारे फंडिंग क्यों हुए? जहाँ जहाँ गैर कांग्रेसी सरकारें हैं जिन राज्यों में, वहाँ उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। हमारा अपना आंकड़ा, हमारे आंकड़े नहीं, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। मुसलमानों की पढ़ाई की ड्रॉप आउट रेट जो 13 थी जब हम सत्ता में आए, आज वो ड्रॉप आउट रेट घट के 1.2% पे आ गई। उसका बहुत बड़ा कारण है कि जिन मुसलमानों बस्तियों में तालिमा मरकंज का जो हमने स्थापना की, वो उन बच्चों को ले लेकर स्कूल पे गया। हमारा आज भी मानना है कि मुसलमानों को कितना भी आप रिलीफ दे दीजिए, ग्रांट दे दीजिए, माइनॉरिटी वेलफेयर दे दीजिए, कोई इससे उनका सुधार नहीं होगा। उनका सुधार एक ही स्तर पे हो सकता है कि उनके ग्रास रूट में जाके उनको बच्चों को शिक्षा दीजिए। आज सबसे बड़ी मुसलमानों की समस्या अशिक्षा है।
अल्पसंख्यकों के नाम पर सियासत जारी है और उनकी समस्याएं पहले की तरह मुंह बाय खड़ी हैं। देखना है कि कब उनके नाम पर राजनीति खत्म होती है और कब सच में उनका विकास होता है। आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। झारखंड की एक अहम खबर बहुत ही छोटे से विराम के बाद। झारखंड से एक बेहद शर्मनाक खबर आई। एक 6 साल की बच्ची के साथ हैवानियत का खेल खेला गया। अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद चैनल बदल भी देता, क्योंकि दिन भर की थकान के बाद यकीनन आप ये सब नहीं सुनना चाहेंगे। पर सच यही है कि चर्चा से भागना इसका समाधान नहीं है। मुझे याद है कि रेप के विषय में मैंने जब झारखंड के एक बीजेपी नेता से पूछा था कि ऐसा क्यों हो रहा है या क्यों हुआ, तो उनका जवाब था कि क्योंकि सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं थी या नहीं बनी, इसलिए समस्याएं अभी तक झारखंड में है। ये 2013 की बात है। अब जब झारखंड में पूर्ण बहुमत वाली सरकार है तो सीधा सवाल है कि क्या आप कानून व्यवस्था के मामले में हम आपसे कुछ उम्मीद रख सकते हैं या हम कोई उम्मीद ना करें। उम्मीद इसलिए है क्योंकि सीएम ने पहले दिन ही कहा था, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले दिन कहा था कि कानून व्यवस्था उनकी प्राथमिकता है। अभी की स्थिति क्या है वो आपको दिखाते हैं। 2011 में झारखंड में रेप के 784 मामले दर्ज हुए, 2012 में 1124, 2013 में 818 और 2014 में 1139 मामले दर्ज हुए। 2013 को अगर आप छोड़ दें तो हर साल झारखंड में रेप के मामले में वृद्धि दर्ज की गई। झारखंड पुलिस की वेबसाइट के मुताबिक इस साल जनवरी में रेप के 103 मामले दर्ज किए गए। ये इस साल की स्थिति। अब आगे देखिए, झारखंड ही नहीं देश में भी ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। देश भर में 2011 में रेप के 24,206 मामले दर्ज किए गए, 2012 में 24,923, 2013 में 33,706। यानी हर साल रेप के मामले बढ़ रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि हमारे देश में औसतन हर दिन 92 रेप के मामले दर्ज होते हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि देश में कड़े कानून के बाद भी रेप की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली में निर्भया मामले के बाद हंगामा हुआ, कुछ पहल भी हुए। एक नजर डालते हैं कि उस दौर के बाद क्या हुआ। महिला सुरक्षा के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत हुई। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने महिला सुरक्षा के लिए गजट बनाने की शुरुआत की। सरकार ने महिला बैंक की शुरुआत भी की। निर्भया फंड की शुरुआत भी हुई। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होने लगी, जिससे दोषियों को जल्द से जल्द सजा भी मिलने लगी। लेकिन इसके बाद भी देखिए, हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं कम नहीं हो रही। रांची में 6 साल की बच्ची के साथ जो घटना हुई उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। पहले तो हम बच्ची की सलामती की दुआ भी करते हैं। साथ ही सरकार से उम्मीद है कि वो राज्य में कानून का राज कायम करे और ऐसे घृणित कार्य करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बहुत ही छोटा सा विराम, लौट रहे हैं। नीतीश कुमार से मुकाबला करने के लिए जीतन राम मांझी ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बनाया। 10 तारीख को मांझी नई पार्टी की घोषणा भी करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम की एकता खतरे में दिख रही है। रिपोर्ट देखिए। दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। बिहार की सियासत में तेजी से एक विकल्प के रूप में उभर रहे जीतन राम मांझी ने ताम झाम के साथ मोर्चा बनाया और ये दावा भी किया कि कई दिग्गज हम के साथ हैं। 10 मई को नई पार्टी की भी घोषणा हो जाएगी, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि इन्हें करना क्या है, किसे दोस्त बनाना है और किससे डिस्टेंस मेंटेन करना है। मांझी के कंफ्यूज्ड बयानों से ये बात साफ हो जाती है। लेकिन हम अपने मन से कहते हैं कि जिस दिन लालू प्रसाद जी नीतीश कुमार जी को अपने कुएं से अलग कर देंगे, उस दिन हम उनके समर्थन के बारे में जरूर सोचेंगे। नीतीश कुमार को छोड़ मांझी को
लालू यादव के साथ गठबंधन करने से कोई परहेज नहीं, लेकिन मांझी खेमा इस मुद्दे को लेकर बढ़ता नजर आ रहा है। नीतीश मिश्र, विनय बिहारी, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और उनके साथ जितने नेता हैं वे बीजेपी के साथ गठबंधन करने की बातें कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि लालू यादव के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं। हम लोग उस दिन जो मीटिंग थी इसमें हम लोगों ने तय कर दिया और मांझी जी उसको एक्सेप्ट किए कि सवाल पैदा नहीं होता है लालू यादव नीतीश कुमार के साथ जाने का। हो सकता है भविष्य में, हो सकता है गठबंधन हो सकता है अपना ये से बीजेपी के साथ। इसके साथ अंदर खाने की खबर तो ये है कि ये नेता चुनाव भी बीजेपी के टिकट पर ही लड़ेंगे, जो पहले से तय हो चुका है। जाहिर है ये स्थिति जेडीयू को खुश करने वाली है। देखिए, फौज तो जब कमांडर दिशा भ्रम का शिकार हो जाए, ना कोई पॉलिटिकल कोई आइडियोलॉजी है, ना पार्टी के प्रोग्राम्स हैं, कहाँ जाना है ये मन और मस्तिष्क से इसकी कोई तैयारी नहीं है, तो निश्चित तौर पर इस भ्रम का शिकार तो पूरी पार्टी उनकी हो गई है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसी तर्ज पर एक साथ आए ये नेता नीतीश से बदला लेने को बेकरार दिख रहे हैं, लेकिन इनमें से हर एक पहले अपने घर को सुरक्षित कर लेना चाहता है और यही है मांझी की परेशानी का कारण। हम में दम तो दिख रहा है, इसे बिहार की राजनीति में एक तीसरे विकल्प के रूप में भी देखा जाने लगा है। लेकिन जीतन राम मांझी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनके साथ जो नेता खड़े हैं वो हम के बारे में नहीं बल्कि खुद के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र झा के साथ अमित झा, जी मीडिया, पटना। उम्मीद है वैकल्पिक राजनीति का दावा करने वाले तमाम लोग कुछ नया करेंगे और लोगों के लिए कुछ नीतियां लेकर आएंगे, वरना राजनीति करने में और सिर्फ राजनीति ही करने में बहुत फर्क है। इस पर कभी और चर्चा करेंगे। आज डीएनए देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।